गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो देखिए बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में रेस्पिरेशन चल रहा है और उस रेस्पिरेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता चुका हूं, जैसे कि इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि ईएमपी पाथवे तो इसको कहते हैं और ऑक्सी व अनॉक्सी दोनों प्रकार की श्वसन क्रियाओं का ये प्राथमिक चरण है। ठीक है। तो अनॉक्सी व ऑक्सी दोनों प्रकार की श्वसन का प्राथमिक या प्रारंभिक चरण है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इन दोनों में ही पहला चरण होता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इसके लिए O2 की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता ग्लाइकोलाइसिस को नहीं होती है। चौथा क्या है? चौथा ये है कि इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं। ठीक है। कितने बनते हैं? दो अणु बनते हैं। क्लियर। पांचवी बात इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें कितने एटीपी बनते हैं? इसमें कुल 4 एटीपी बनते हैं। इसमें कुल 4 एटीपी प्लस 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है। क्लियर। 4 तो एटीपी बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है। इसमें 2 एटीपी का उपभोग होता है। ठीक है। 2 एटीपी का क्या होता है? भोग होता है। शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है? वैसे इसको देखें, अगर हम वैसे तो देखें तो 2 ही होता है, क्योंकि एटीपी की अगर संदर्भ में बात की जाए तो 4 एटीपी बनती है, 2 खर्च हो जाती हैं, 2 बचती हैं। लेकिन शुद्ध एटीपी लाभ अगर इसकी देखें हम, शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है? देखिए शुद्ध एटीपी लाभ 2 एटीपी तो हमारे पास बच जाती हैं 2 खर्च होने के बाद, और 2 NADH2 हैं, तो प्रत्येक NADH2 से आगे कहाँ पर वायवीय श्रृंखला या वायवीय श्वसन के दौरान NADH2 के एक अणु से 3 एटीपी बनते हैं। कितने? 3। तो ये 2 हैं तो 3 दूनी 6, तो प्लस 6 एटीपी कहाँ से आते हैं? ये 2 NADH2 से आते हैं। ठीक है। तो इसलिए कुल कितने हो जाते हैं? 8 एटीपी हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है? 8 एटीपी होता है। क्लियर। आप देखिए सभी जो क्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं। ठीक है। और इस दौरान 4 हाइड्रोजन परमाणु भी मुक्त होते हैं। ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। ठीक है। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्डन मेयरहॉफ एंड पार्सन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की कुछ मुख्य बातें आपके सामने हैं। सबसे पहली बात ये कि एम्डन, मेयरहॉफ और पार्सन ने इसको खोजा था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अनोक्सी व ऑक्सी श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन का ये प्राथमिक चरण होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में रूपांतरण होता है। कुल 4 ATP और 2 NADH2 बनते हैं। 2 ATP इसमें खर्च होते हैं। कुल ATP लाभ 6 और 2 यानी कुल 8 ATP होता है, क्योंकि 2 NADH2 है जिससे कि 6 ATP का निर्माण होता है। सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं और इस दौरान 4 हाइड्रोजन परमाणु भी मुक्त होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका पाथवे कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें आपको बता दूं मैं कि 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? 3 अभिक्रिया, मुख्य रूप से 3 अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है फास्फोराइलेशन, जिसे हम फास्फोरिलीकरण कहते हैं। दूसरी इसमें अभिक्रिया है वो बैक डाउन ऑफ हेक्सोस श्रृंखला, और तीसरी है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो इस तरह से 3 भाग होते हैं इसके अंदर। तो एक एक करके देख लेते हैं, हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या कितने अणु है? 1 अणु है। ग्लूकोज का 1 अणु है जो कि 6 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, ये हेक्सोकाइनोज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। किसकी सहायता से? देखिए, ये इंटरचेंज होने वाले यौगिक होते हैं, इसलिए इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। ये बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। किसकी सहायता से? हेक्सोकाइनेज की सहायता से। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर काम आएगा। और आगे देखिए, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज की सहायता से ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। कौन? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये आगे किसकी सहायता से? फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। इससे इसका क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा और ये बदल जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में ये बदल जाता है। क्लियर? तो इस देखिए, जो हेक्सोकाइनोज श्रृंखला जो है, हेक्सोकाइनोज के माध्यम से जब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है तो यहाँ पर जो ATP है वो खर्च हो जाती है। एक ATP यहाँ पर खर्च हो जाएगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का काइनेज एंजाइम की सहायता से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में रूपांतरण होता है। ठीक है, इसका आगे किसमें रूपांतरण होता है? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से? काइनेज एंजाइम की सहायता से। क्लियर? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की सहायता से होता है। ठीक है, और इस दौरान भी क्या होगा? एक ATP खर्च हो जाती है। एक ATP यहाँ भी खर्च हो जाएगी। क्लियर? तो 2 ATP खर्च हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया में? ये जो प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोरिलीकरण। ये फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। पहली प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, अब यहाँ से दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। आइसोमेरिसेशन होगा, यानी कि समावीकरण होगा। एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से संघनन की क्रिया भी होगी। ठीक है, समावीकरण और संघनन क्रिया दोनों साथ साथ चलेगी, यानी 3-फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड का निर्माण होता है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट से। इसके कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। ये तो सब एक एक थे, ये भी एक था, ये भी एक है और ये भी एक है। अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे जो है वो बनेगा क्या? 3-फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड। 3-फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड। ये बन जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज। संघनन की क्रिया होती है।
गड़बड़। ठीक है, तो देखिए जो 3-फास्फोगिल्सरैल्डिहाइड है वो आइसोमेरिज्म द्वारा यानी कि समावीकरण द्वारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में बदलता है, यानी ये इंटरचेंज हो सकता है किसमें, DIHAP में। DIHAP की फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, इसके बाद देखिए 3-फास्फोगिल्सरैल्डिहाइड आगे डीहाइड्रोजिनेज की क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया करेगा, इसके कितने अणु बनते हैं, इसके 2 अणु बन जाते हैं, ये याद रखना है। अब आगे क्या होता है, आगे ये किसमें बदलेगा, किसमें, डीहाइड्रोजिनेसिस की सहायता से ये 1,3-डाईफास्फोगिल्सरैल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, ये बदल जाएगा 1,3-डाईफास्फोगिल्सरैल्डिहाइड, इसमें बदल जाएगा। ये किसकी सहायता से, डीहाइड्रोजिनेज की सहायता से। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज की सहायता से। इधर ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये प्रक्रिया तो हो चुकी है, कौन सी, ये वाली जो दोनों हैं ये है ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज, यानी हेक्सोज का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये दूसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया ये है, दूसरी ये है। अब यहाँ से आगे तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है, वो हम आगे देख लेते हैं, क्योंकि चलो आ जाएगा नज़र वैसे तो। अब देखिए आगे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से ही, यहाँ पर देखिए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से डाईफास्फोगिल्सरिक एसिड का निर्माण होता है। किसका, डाईफास्फोगिल्सरिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर, एंजाइम कौन सा है, डीहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान 2 NADH2 बनते हैं, 2 NAD, और ये हो गया 2 NADH2, इसका निर्माण इसके अंदर होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इससे आगे हम आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ पर 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड, ये बन गया। अब इसमें देखें आगे क्या होगा, ये आगे 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड के दो अणु हैं, वो आगे क्या काम करते हैं। देखिए ये ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से ये 3 नहीं है, ये डाई है। ठीक है, डाई है ये आगे 3 में बदलेगा। ठीक है, ये आगे 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड में बदलेगा। इस दौरान 2 ATP का निर्माण होगा। ठीक है, ADP से। क्लियर। और जो एंजाइम है वो कौन सा है, ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड के 2 अणु आगे म्यूटेज एंजाइम की सहायता से, फास्फोगिल्सरोम्यूटेज की सहायता से 2-फास्फो में बदलेंगे। ठीक है, ये आगे फास्फोगिल्सरोम्यूटेज, इस एंजाइम की सहायता से 2 अणु इसके जो हैं वो आगे 2-फास्फोगिल्सरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2-फास्फो से आगे 2 तक आ गई है बात। 2-फास्फोगिल्सरिक जो है वो एनोलेज एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से, एनोलेज एंजाइम की सहायता से 2-फास्फोफिनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, एनोलेज। ठीक है, और क्या बनेगा, 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके 2 अणु बन जाते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड आगे पायरुविक काइनेज की सहायता से, किसकी सहायता से? पायरुविक काइनेज की सहायता से, पायरुविक काइनेज की सहायता से, ठीक है, किस में बदलेगा? पायरुविक एसिड में बदलेगा, पायरुविक एसिड में बदलेगा, और इस दौरान 2 ATP का निर्माण होता है, 2 ATP। क्लियर? तो पायरुविक एसिड के 2 अणु इस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये 2 अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के। क्लियर? अब देखिए, ये यहाँ से लेकर, ये तो हो गया था, यहाँ से लेकर आगे जितनी भी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड है। क्लियर? दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, जो हेक्सोज है, सामने बोर्ड पर देखेंगे, जो हेक्सोज शर्करा है इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब देखते हैं दोबारा से, ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP और हेक्सोकाइनेज के साथ 2 ATP के साथ क्रिया करेगा और बना लेता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सोकाइन आइसोमरेज की सहायता से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा, जिसका भी एक अणु है, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से आगे काइनेज की सहायता से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनेगा। और इस दौरान देखिए 2 ATP खर्च हो रही है, पहली अभिक्रिया में और दूसरी अभिक्रिया में, ये वाली जो है इसमें। तो 2 ATP खर्च कहाँ हो रही है? फास्फोराइलेशन में हो रही है, फास्फोरिलीकरण में 2 ATP खर्च हो रही है। दूसरी जो है इसमें देखिए, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट जो है एल्डोलेज की सहायता से संघनन क्रिया करेगा और 3-फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड बनाएगा। ये 3-फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड इंटरचेंज हो सकता है किससे? डाई-HAP से, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ये इंटरचेंज होता रहता है। आगे ये डीहाइड्रोजिनेज द्वारा 1,3 डाईफास्फोगिल्सरेल्डिहाइड बनाएगा। ये 1,3 डाईफास्फोगिल्सरेल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज द्वारा ही आगे 2 NADH2 का निर्माण करता है और डाईफास्फोगिल्सरिक एसिड का निर्माण करता है। ये यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है पायरुविक एसिड के बनने का। तो डाईफास्फोगिल्सरिक एसिड आगे 2 ATP का निर्माण करेगा, ट्रांसफरेज यानी रूपांतरण की क्रिया होगी, 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड में ये रूपांतरित हो जाएगा। फिर आगे 3-फास्फोगिल्सरिक एसिड फिर म्यूटेज एंजाइम की सहायता से 2-फास्फोगिल्सरिक एसिड में बदलेगा। 2-फास्फोगिल्सरिक एसिड एनोलेज एंजाइम की सहायता से 2-फास्फोफिनोल पायरुविक एसिड में बदलेगा, और ये 2-फास्फोफिनोल पायरुविक एसिड आगे पायरुविक काइनेज की सहायता से 2 ATP का निर्माण करते हुए पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण कर लेता है। देखिए, 2 ATP खर्च कहाँ हो रही है? फास्फोराइलेशन में हो रही है। 2 NADH2 बन कहाँ रही है? हेक्सोज शर्करा के ब्रेकडाउन में बन रही है। और 4 ATP कहाँ बन रही है? ये बन रही है पायरुविक एसिड के निर्माण के दौरान। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल 4 ATP बनते हैं, जो कि ये यहाँ पर बन रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में 2 ATP खर्च होते हैं, 2 ATP यहाँ खर्च हो रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध ATP अगर देखें तो कितने हो जाते हैं? 2 ATP इसके अंदर बचते हैं। साथ ही क्रिया के दौरान जब आगे वायवीय शोषण होगा तो 2 NADH2 ये भी तो काउंट होंगे। तो 2 NADH2 का मतलब है 6 ATP, तो 6 ATP ये हो गई। तो कुल मिलाकर शुद्ध ATP लाभ कितना हो जाता है? 8 ATP लाभ हो जाता है। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में कुल ATP लाभ कितना होता है? 8 ATP होता है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। आगे हम जानेंगे फैट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।